हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट। एंड आज की इस इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो में आई वेलकम यू ऑल। तो आज 8 दिसंबर की आज न्यूज़पेपर जो है दिल्ली एडिशन का, उसके डिस्कशन में आई वेलकम। एंड तो लेट्स बिगिन विद ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमें देखने को मिल रही है वो है डेमोक्रेसी मीट। ऑन द ईव ऑफ डेमोक्रेसी मीट, इंडिया स्पीक्स आउट ऑन जेल फॉर सूची। ठीक है, तो अब ये डेमोक्रेसी मीट है क्या? तो सबसे पहले लेट्स क्लियर दिस कि ये जो डेमोक्रेसी मीट है ये बेसिकली जो यूएस प्रेसिडेंट है, जो बिडेन या जोसेफ बाइडन, जैसे भी आप इन्हें कहना चाहो। ठीक है, तो जो बाइडन ने जो है 110 कंट्रीज़ को, करीब करीब 110 कंट्रीज़ को जो है इनविटेशन दिया है। और इन कंट्रीज़ को उन्होंने इनविटेशन दिया है इस बिहाफ पे कि ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल कर रही है। सो दे विल हैव अ मीटिंग जिसमें ये लोग बात करेंगे। बेसिकली बात क्या करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है हम अपने सिस्टम को, अपनी डेमोक्रेसीज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस ने ये मीट क्यों बुलाई है। तो क्या यूएस जो है वो डेमोक्रेसीज का लीडर है वर्ल्ड में? नहीं, तो वो बस एक सेल्फ अपॉइंटेड जो है ना लीडर है, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट अ लीडर। तो यूएस की जो डेमोक्रेसी है वो अपने आप में काफ़ी फ्लॉड है और उसमें बहुत सारे जो है ना फ्लॉज हैं। बट एनीवेज द जो बाइडेन हैज़ इनवाइटेड 110 कंट्रीज, लेकिन इनमें इसने दो एक्सेप्शंस छोड़ी हैं। पहली एक्सेप्शन है चाइना की, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज चाइना इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी। सेकेंड, ही हैज़ लेफ्ट आउट रशिया। Although Russia is a democracy, Russia has a parliamentary system, Russia has all the public representatives that are usually there in a democracy, but वो कह रहा है कि रशिया की जो डेमोक्रेसी है वो जो है उसको ओवरशैडो कर लिया गया है बाय अ डिक्टेटरशिप, जिसमें डिक्टेटर का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। सो एनीवेज यूएस इज नो सेंट आइदर। ठीक है, बट स्टिल फिर भी एक ये बेसिकली पीआर स्टंट है। और ये पीआर स्टंट क्यों है? क्योंकि यूएस जो पुराने यूएस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, उनके अंडर यूएस की जो इंटरनेशनल इमेज थी और इंटरनेशनल जो स्टैंडिंग थी या स्टेचर था, वो काफ़ी हद तक जो है ना डाउनग्रेड हो गया है। तो अब जो बाइडेन जो है ना ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स कन्वीन कर करके यूएस का वो जो स्टेचर है ना उसे दोबारा अपना रिवाइव करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि यूएस की पिछले कुछ टाइम में, जैसे कि हमने उनका अफगानिस्तान से एक एग्जिट देखा, तो वो एग्जिट पे जो है वो टोटली बॉच्ड अप था, टोटली बॉच्ड अप था। ठीक है, 20 साल तक लड़ते रहे और बोलते रहे कि हमने अब टेररिस्टों को, तालिबान को हरा दिया, और बाद में जो है 20वें साल आके उन्हीं के साथ अग्रीमेंट करके छोड़ के भाग गए। ठीक है, और उधर से तालिबान ने भी अफगानिस्तान पे दोबारा कैप्चर कर लिया। तो अग्रीमेंट तो हुआ था कि सारे ह्यूमन राइट्स वगैरह सब कुछ होगा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वहाँ पे। ठीक है, वही तालिबान का मेडिवल स्टाइल जो रूल है वही चलता आ रहा है। सो बेसिकली दिस इज जस्ट अ पीआर स्टंट टू गेट बैक दैट स्टेचर विच फ्रैंकली स्पीकिंग इज टू लेट नाउ। तो इसमें फिर इंडिया को इनवाइट किया है। तो जैसे आपको पता है कि यूएस जो है, इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, कभी एग्जाम में आ जाए तो बता दे, आप आंसर टिक कर दीजिएगा। तो यूएस इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। एंड जैसा कि आपको पता है इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इंडिया को जो है उसने इनवाइट किया, तो इंडिया के थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक प्रेशर में आके इंडिया को म्यांमार के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट देनी पड़ी। अब ये स्टेटमेंट में क्या है? स्टेटमेंट में बेसिकली उन्होंने कंडेम किया है कि उनकी जो लीडर है ऑंग सैन सू ची, ये लिखा की जाता है बट इट इज़ प्रोनाउंस एज ची। ठीक है, तो ऑंग सान सू ची जो है, इनको वहाँ की जो कोर्ट है, मिलिट्री कोर्ट है, उसने 4 इयर्स का जो है जेल टर्म दे दिया है। तो इसके अगेंस्ट जो है एक इंडिया ने फाइनली एक स्टेटमेंट दे दिया है। अब कैसे, क्यों दिया है? क्योंकि यूएस के डिप्लोमेटिक प्रेशर में आके दिया है। क्योंकि अल्टीमेटली हुआ क्या था, तो पूरी कहानी कुछ इस तरह से है कि 1 फेब 2021 को जो म्यांमार की म्यांमार की जो आर्मी है, उस आर्मी को, याद रखिएगा एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टाटमाडॉ कहते हैं, ठीक है, टाटमाडॉ या फिर मिलिट्री हुंता मींस मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है। टाटमाडॉ जो है उनकी आर्मी का नाम है। तो उसने जो है सारे के सारे जो वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स थे उन सबको जो है हाउस अरेस्ट कर लिया और वहाँ पे जो है मार्शल लॉ लगा दिया। सो टेक्निकली इट वाज अ कू, इट वाज अ कू डेटा। ये फ्रेंच वर्ड है कू डेटा, तो इसको कू कहते हैं, सिर्फ यू डोंट प्रोनाउंस द पी। तो कू कर दिया और उसके बाद से लेके अब तक जो है वहाँ पे मिलिट्री का ही रूल चलता आ रहा है। तो ये जब कू हुआ है 1 Feb को, उसके बाद वहाँ पे पब्लिक जो थी, जो सिविल सोसाइटी थी, उसने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया बिकॉज वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की एक टर्म देख चुके थे, ठीक है। तो लास्ट टाइम जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप हटी थी उसके बाद इलेक्शन हुआ था, तो ऑंग सान सूची की जो गवर्नमेंट है वो बनी थी। ऑल्दो मिलिट्री ने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें जानबूझ के कुछ ऐसी कंडीशंस लग दी कि ऑंग सान सूची म्यांमार की प्रेसिडेंट ना बन सकें, लेकिन सबको पता था कि शी इज़ द डेफेक्टो लीडर ऑफ म्यांमार। तो वहाँ पे मिलिट्री ने कंडीशंस ऐसी रखी कि वो प्रेसिडेंट ना बन सकें। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुए तो उन्होंने देखा कि सूची की गवर्नमेंट जो है फिर से दोबारा फॉर्म होने वाली है, तो अगेन क्योंकि आर्मी अभी तक म्यांमार में बहुत हद तक रूल करती आई है, तो अब जाके जो है आर्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब फाइनली हम पावर जो है अपनी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, वी विल टेक बैक द कंट्रोल। तो वहाँ पे आर्मी ने किसी ने एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे कू कर दिया और जो है उनकी जो लीडर थी ऑंग सान सूची, उनको डिटेन कर लिया। डिटेन करने के बाद कहा कि उन पे जो है केस चल रहा है। अब केस में उनको 4 साल की सज़ा हुई है। किस चीज़ के ऊपर? कि आपने अपनी फर्स्ट टर्म में जो है एंटी गवर्नमेंट या इस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट जो है उनको बढ़ावा दिया था। और दूसरी सज़ा जो हुई है वो हुई है कि आपने कोविड नॉर्म्स को जो है वॉयलेट किया है। ऑल्दो ये बिल्कुल कोई एक प्रिटेक्स्ट है, तो यहाँ पे अब वो 2 साल के लिए मिली सज़ा 4 साल की थी, फिर कोर्ट ने उसे 2 साल का कर दिया, ठीक है। द जजमेंट जो है पढ़ी जजेस ने थी, लिखी किसने थी सबको पता है, लिखी वो आर्मी ने ही थी। तो अब वो 2 साल तो है जेल में कंफर्म उनके हैं ही हैं, उसके बाद आर्मी और कोई ना कोई चार्जेस ऐड कर करके करप्शन का केस डाल के कुछ करके ये क्लियर हो गया है कि अब वो सूची को जो है बाहर नहीं आने देंगे और पावर जो है, जो कंट्रोल उन्होंने कर लिया वो अपने पास ही रखेंगे। तो इस चीज़ के रिलेटेड ये तो पूरी कहानी, और इस चीज़ के रिलेटेड जो अगेंस्ट है अब इंडिया ने फाइनली एक जो है स्टेटमेंट इशू की है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक 1 Feb को ये हुआ था, तो इंडिया ने क्या उसके बाद कोई स्टेटमेंट इशू ही नहीं की। देखिए उसके बाद इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी और इंडिया के आर्मी चीफ दोनों जो हैं वहाँ जा चुके हैं, म्यांमार जा चुके हैं। तो इंडिया बेसिकली ये कह रहा था, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट के साथ वो बड़ा ही पोरस है, ठीक है, और वहाँ से एंटी इंसर्जेंसी की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। तो अगर म्यांमार में जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है अगर उसका सपोर्ट ना मिले तो ये एंटी जो प्रोटेस्ट एंटी इंसर्जेंसी जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। मोर ओवर इससे भी बड़ा ये डर था कि जो वहाँ की टाटमाडॉ है, यानी वहाँ के जो जनरल साहब हैं, वो चाइना के फेवर में ना चले जाएं, क्योंकि चाइना उनको बहुत सपोर्ट कर रहा था। चाइना कहता है कि ये इंटरनल गवर्नमेंट जो है चेंजेस हैं, कि ये कू नहीं है, तो चाइना ने बेसिकली डिप्लोमेटिक वे से उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। जबकि ये कू होने के बाद म्यांमार जो कि एशियान का एक मेंबर है, आपको पता ही होगा, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान में भी इनको पार्ट नहीं लेने दिया गया है, ठीक है। यूएन में यूएन ने अलाउ नहीं किया कि मिलिट्री गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो म्यांमार को रिप्रेजेंट करें, कहाँ पे, यूएन में। तो एशियान और यूएन दोनों में इनको रिकग्निशन नहीं मिली है, बट चाइना ने रिकग्नाइज कर दिया है, और चाइना ने इन्हें $6 मिलियन का जो है वो एड भी दिया है, और इसके अलावा और भी। तो इंडिया को यही डर है कि क्योंकि हम डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, और अगर ये आर्मी जो कि वहाँ पे सबसे पावरफुल है अगर वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाती है तो इट विल हैव अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ आवर नेशन, क्योंकि चाइना वहाँ से एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा फंड भी करता है और उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। इसके बारे में बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने लिखा भी हुआ है कि चाइना की सपोर्ट से ही
ये सारी एंटी इंसर्जेंसी चल रही है, वरना ये आज तक इतनी लॉन्ग ना चल पाती। ठीक है, तो जैसे नागा जो इंसर्जेंट्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, NSCN, चाहे वो आई हो, चाहे वो IM हो, चाहे वो के हो, ठीक है, दोनों के जो हेड्स हैं आपको चाइना में ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसी डर से जो है इंडिया ने अभी तक कोई खास स्टेटमेंट इशू नहीं की थी। इनफैक्ट इंडिया चाह रहा था कि हम क्या करेंगे, हम जो है सारे कंट्रीज के साथ मिल के टॉटमडाओ यानी उनकी जो मिलिट्री हुंता है, हुंता के ऊपर हम प्रेशर बनाएंगे कि आप जो है कुछ हद तक लिबरल डेमोक्रेसी को रीस्टोर कीजिए। ठीक है, सो इंडिया वॉज ट्राइंग अ डिफरेंट डिप्लोमेटिक वे, लेकिन अब फाइनली जो है एक स्टेटमेंट आई है जिसमें जो फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है मिस्टर अरिंदम बागची, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इंडिया जो म्यांमार की जो सूची को पनिशमेंट मिली है, या आप कह लीजिए जो उनकी सेंटेंसिंग हुई है, वो कुछ हद तक सही नहीं है और डेमोक्रेसी को वहाँ पे रिस्टोर किया जाना चाहिए। सो बाकी कंट्रीज ने फिर क्या किया है, व्हाट हैज़ यूएस डन? तो टू बी ऑनेस्ट यूएस हैज डन नथिंग, सिवाय बड़े चाहे यूएस हो, यूके हो, जर्मनी हो, EU हो, फ्रांस हो, इन सब ने कुछ नहीं किया है। दे हैव जस्ट मेड वेरी बिग क्लेम्स, वेरी बिग स्टेटमेंट्स, बट ऑन द ग्राउंड दे हैव डन नथिंग। ठीक है ना, तो बस ये जो है एक जियोपॉलिटिकल गेम, ये सारी चलती रहती है। तो ये पूरी कहानी थी। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, एक तो ऑंग सान सूची का नाम याद रखना है, ठीक है, तो दूसरा म्यांमार जो है इसकी कैपिटल याद रखिएगा, इसकी कैपिटल है नेपी-डॉ, नेपी-डॉ है या नेपी-डॉ है, सो इन एनी वेज टी है या डी है, ये आप थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी कि नेपी-डॉ इनकी जो है वो है कैपिटल। तो म्यांमार जो है अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें डाइसी होने वाली हैं। मोर ओवर आपको ये भी पता है कि जो रोहिंग्या जो क्राइसिस है वो भी म्यांमार से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है ना, जो रोहिंग्या इलीगल माइग्रेंट्स हमारे कंट्री में घुसे हुए हैं, ठीक है, वो भी म्यांमार से ही बिलोंग करते हैं। तो ये रोहिंग्याज जो हैं ये पहले बांग्लादेश पहुंचते हैं, बांग्लादेश से फिर ये इंडिया आ जाते हैं। तो बांग्लादेश ने क्या किया है, इनको एक स्पेशल डेडिकेटेड आइलैंड पे इनके लिए घर वगैरह सब बनाए हैं और वहाँ पे इनको रीसेटल कर रहा है, क्योंकि अब ये वापस अपने कंट्री में जा नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारी जान को खतरा है। तो जिस आइलैंड पे इनको सेटल किया जा रहा है बांग्लादेश के थ्रू, तो वो उस आइलैंड का नाम भी याद रखिएगा, उसका नाम है भाषण चार आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे रोहिंग्यास को जो है बांग्लादेश घर, स्कूल, हॉस्पिटल्स और हर टाइप की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर रहा है, और जो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं वहाँ से धीरे धीरे जो है इनको भाषण चार में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, और हाँ दूसरी बात ये भी बता दूं कि बांग्लादेश को इस चीज़ के लिए किसी ने भी कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं की है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, मॉरल सपोर्ट सब दे रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प कोई नहीं कर रहा। तो बांग्लादेश अभी अभी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में जो है प्रमोट हुआ है लीस्ट डेवलप कंट्री से, और बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑल्दो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन उसका साइज इतना नहीं है, फिर भी वो कम से कम 1 मिलियन और क्लोज टू 1 मिलियन जो है रोहिंग्या रिफ्यूजीज को शेल्टर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द हिपोक्रेसी एंड रियलिटी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, जो कि है एक रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट का नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया जो है काफ़ी हद तक अनइक्वल कंट्री है। तो यहाँ पे जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अनइक्वल है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही है। तो इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या हैं? तो इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स ये हैं कि जो इंडिया के टॉप 10% एफ्लुएंट लोग हैं ना, मतलब टॉप 10% हैं, जो अगर हम इंडिया के सबसे अमीर मतलब अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को जो उनके पास एसेट्स हैं या जितना उनके पास पैसा है उस हिसाब से एक रैंक टॉप रैंक वाइज लिस्ट बनानी शुरू करें, तो जो टॉप 10% लोग हैं ना उसके पास
इंडिया की 57% ऑफ नेशनल इनकम चली जाती है, नेशनल इनकम। तो ये जो है न्यूज़ है कि टॉप 10% होल्ड्स 57% ऑफ नेशनल इनकम। अब ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश किसने की है? ये रिपोर्ट जो पब्लिश की है वो की है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने, ठीक है। इनके साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारे जो हैं आप कह सकते हैं इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और इनके साथ थे लूकास चैनल जो कि को डायरेक्टर हैं ऑफ द वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, और इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी एंड इमैनुअल साइज एंड गैब्रियल जुकमान, ठीक है। तो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने बेसिकली एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश की है और इस रिपोर्ट में इंडिया स्पेसिफिक जो फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या सिर्फ इंडिया में ही ये हाल है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में यही हाल है। अगर हम पूरे वर्ल्ड की ओवरऑल पिक्चर की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 10% है ना, उनके पास वर्ल्ड का 75% वेल्थ है। टॉप 10% जो है उनके पास वर्ल्ड का 75% है, ठीक है। तो इंडिया की, अगर मैं वापस इंडिया की पे आऊँ और इंडिया से बात करूँ, तो इंडिया की नेशनल वेल्थ कितनी है या एनुअल नेशनल इनकम कितनी है? तो इंडिया के एडल्ट पॉपुलेशन की एनुअल नेशनल इनकम जो है वो है ₹2,04,200 रुपीज़, ठीक है। और ये 2021 में बात कर रहा हूँ मैं, हर साल चेंज होती है। तो ये एनुअल इनकम है इंडिया की। इसमें अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, ठीक है, इसमें हम अगर मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास की जो एनुअल इनकम निकल के आती है, ठीक है, वो करीब करीब आप कह लीजिए कि इसकी 80% है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि वेल्थ कितनी है, तो अगर हम अपनी मिडिल क्लास की बात करें तो उनकी जो वेल्थ निकल के आती है भी उनके पास एट अ टाइम, या आप कह लीजिए उनके पास कितने के रुपीज़ के एसेट जो हैं वो मिलते हैं, तो मिडिल क्लास के पास आपको 7,23,930 रुपये के एसेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। या फिर ये जो है ये टोटल जो नेशनल इनकम है उसका 29% से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। टू बी प्रिसाइज 29.5% है किसका? नेशनल इनकम का। लेकिन अगर हम टॉप 10% की बात करें, ठीक है, अगर हम टॉप 10% की बात करें तो उनकी जो इनकम है वो 50 लाख के करीब निकल के आती है, और जो बॉटम 50% है उसकी 53,000, ठीक है। तो जो इंडिया का बॉटम 50% है उसकी 53,000 निकल के आती है। तो यहाँ से पता लगता है कि इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा क्यों है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन, ठीक है। जिस फैमिली में अच्छी एजुकेशन होती है वहाँ पे आगे चल के अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर भी करते हैं और जनरेट भी करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद बात आती है हेल्थ केयर की, ठीक है। अब जो अच्छे एजुकेटेड होते हैं दे ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, ठीक है। जो अच्छी एजुकेशन नहीं होती तो वहाँ पे सैनिटाइजेशन पे, हेल्थ केयर पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है, जो कि अवॉइडेबल है नॉर्मली। उन्हें वैक्सीनेशन का नहीं पता होता, उन्हें साफ़ सफाई का इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पता होता, तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ जो हैं वो आ जाती हैं, उस वजह से उनका खर्चा हो जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज एन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से अगर उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत कमाया होता है वो सारा का सारा दवाइयों में निकल जाता है। क्लियर? उसके बाद जो है एक फैक्टर है मनी इटसेल्फ। अब किसी के पास पैसा है, कुछ ज़्यादा है, तो वो पैसे से पैसा बना लेता है, इसीलिए अमीर और अमीर हो जाता है। जिसके पास पैसा है ही नहीं है वो पैसा कहाँ से कमाएगा, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए गवर्नमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चला रही है, जैसे जन धन योजना है,
ठीक है, तो जनधन योजना में गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बैंक अकाउंट्स ओपन करके दिए कि आप अपनी सेविंग्स इसमें रखिए ताकि आपको जो है सेविंग्स पे इंटरेस्ट मिलता रहे। तो वहाँ से आप पैसे से थोड़ा पैसा जनरेट करना शुरू करेंगे। फिर आपके पास एक अकाउंट होगा जिसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन और आपका रहेगा। तो बैंक भी एक आपकी लिमिट चेक करके आपको लोन दे सकता है, तो आप उस पैसे से अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप अल्टीमेटली इस पॉवर्टी के साइकिल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, देन यू आर बीइंग गिवन ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन इन ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो आपके स्कूल एजुकेशन जो होती है वो ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि वो तो फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन। तो वहाँ से भी बहुत सारे, सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजन। तो ये सोशल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो है ना पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं इसमें। सो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है डिसाइड करते हैं। तो अभी आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले नीति आयोग ने, ठीक है, नीति आयोग इट रिलीज्ड अ मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई रिलीज किया था। तो उस एमपीआई में बताया गया था कि जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सॉरी नॉट मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में यही तो बताया गया था कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स थे, कि क्या कोई एजुकेशन की वजह से गरीब है, एजुकेशन ना मिलने की वजह से गरीब है, या कोई जॉब ना मिलने की वजह से गरीब है। कई बार होता है ना कि एजुकेशन तो है, आपके पढ़ा लिखा भी है, लेकिन जॉब नहीं है, तो पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो गरीब हो गया। फिर कुछ ऐसा है कि एजुकेशन भी है, जॉब भी है, लेकिन अच्छी हेल्थ केयर नहीं है, तो जैसी बीमारी आई, बीमारी में सारा पैसा निकल गया, ठीक है, तो दोबारा गरीबी हो गई। या फिर ऑल टुगेदर स्टार्टिंग में एजुकेशन ही नहीं है, जिसकी वजह से कुछ पता ही नहीं है, बस है हाथ पैर जो चला के डेली का डेली सरवाइव कर रहे हैं, डेली वेज अर्नर है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉवर्टी की जो है तरीके हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं, कि पता लग जाता है किस रीजन में जो है पॉवर्टी किस वजह से ज़्यादा है। तो उसी चीज़ में आप देख सकते हैं कि इनकम इक्वालिटी की रिपोर्ट को ही वो एक तरीके से कोलैबोरेट कर रही है। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें भी हमें यही पता लगा, इस रिपोर्ट से भी हमें यही पता लगा था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिपोर्ट आई थी, कि इंडिया में 1 out of every 4 person इज पुअर। ठीक है, अगर इंडिया में आज के टाइम पे मैं मान के चलूं कि लेट्स से 120 करोड़ लोग ही हैं, ऑल्दो 130 के करीब होंगे, तो इनमें से 30 करोड़ जो है वो गरीब हैं। सो विच इज़ अ ह्यूज नंबर। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाती है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये एक थोड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है यूएई से। तो यूएई जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने 4.5 डेज पर वीक का एक वर्क वीक डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको पता ही होगा एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपकी वर्किंग होती है, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो आपको पता ही होगा कि आपका 5 डेज अ वीक जो होता है वो ऑफिस चलता है। ठीक है, आपका जो वीकेंड है वो ऑफ रहता है, दैट मीन्स यू हैव सैटरडे एंड संडे ऑफ, अनटिल और अनलेस कि आप इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं हैं, तो यूजुअली आपका ऑफ रहता है। तो यूएई ने नॉर्म्स थोड़े ट्वीक कर दिए हैं। अब यूएई में पहले फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता था, फ्राइडे सैटरडे। उससे भी पहले अगर मैं पहले बात करूं तो उससे पहले वो थर्सडे फ्राइडे को ऑफ रखते थे। ठीक है, क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे के तो वैसे ही बहुत बड़ा दिन होता है, तो इसीलिए तो वो थर्सडे फ्राइडे ऑफ रखते थे। तो आप सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, मतलब ऐसे 5 दिन आप काम करते हो। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे आपका वीकेंड माना जाता था। तो फिर बाद में इन्होंने फिर फ्राइडे सैटरडे ऑफ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे ऑफ करना शुरू कर दिया, संडे फिर आप काम कर रहे हो। तो उससे क्या होता था कि जब इंटरनेशनली डीलिंग्स होती थी आपकी, तो बाकी कंट्रीज तो संडे को बंद पड़े हैं, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती थी। तो फाइनली इन्होंने क्या किया कि फ्राइडे को हाफ टाइम के बाद, यानी लंच के बाद ऑफ कर दिया। तो वहाँ से ये 4.5 डेज वर्क वीक जो है निकल के आ गया है। सो ये इसलिए भी है कि इससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना चाहते हैं वो। तो क्या हुई है, देखिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। ठीक है, आइसलैंड में हुआ,
कि उन्होंने क्या किया, 4 डेज अ वीक का जो है वर्क वीक बना दिया कि एक हफ्ते में सिर्फ 4 ही दिन काम कर सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो गई, एट, और इनफैक्ट काफ़ी बूस्ट हुई, 40% तक इंक्रीज हो गई थी उनकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। स्वीडन में हुआ, स्वीडन में भी उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई, 20% के अराउंड इंक्रीज हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उनको जो है बहुत महंगा लगा, क्योंकि ये जो 3 दिन आपको ऑफ मिल रहे थे ना, फ्राइडे सैटरडे और संडे, इसकी सैलरी नहीं काटी जा रही थी, आपकी सैलरी नहीं रिड्यूस की जाएगी ऐसे केसेस में। चाहे अगर आज के टाइम में आप 5 डेज अ वीक वर्क कर रहे हो तो आपको पूरे पूरे मंथ की सैलरी मिलती है। ठीक है। तो अगर आपका 4.5 डेज अ वीक हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी कम की जा रही है। योर सैलरी शैल स्टे द सेम, बट आपका वर्क जो शेड्यूल है उसको थोड़ा कम कर दिया गया है। तो स्वीडन में जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने कहा ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, तो दे क्लोज इट डाउन। देन सेम थिंग हैपेंड इन जापान। जापान में भी उनकी प्रोडक्टिविटी जो थी वो 30 से 40% इंक्रीज हो गई। ठीक है। लेकिन उन्होंने भी डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि अल्टीमेटली उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे जो है ओवरऑल नुकसान बहुत हो रहा है कि वर्क आवर्स, क्योंकि वो क्या कर रही थी कंपनियां, एक कंपनी जैसे जापान की थी, उसने क्या किया कि 4 डेज ऑफ वर्क वीक कर दिया, और उसके बजाय उसके साथ साथ उन्होंने कह दिया कि हमें हफ्ते में 40 आवर्स की प्रोडक्टिविटी मिनिमम चाहिए चाहिए। तो अब हर कोई जो है वो 10 घंटे दिन में काम कर रहा था। अब हर कोई दिन में 10 घंटे काम कर रहा था, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा थके फील करते थे। तो ओवर द टाइम उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन आ गई। तो यहाँ पे ये जो 4.5 डे वर्क वीक है, इसमें ना तो आपके वर्किंग आवर्स इंक्रीज किए गए हैं, ना सैलरी डिक्रीज की गई है। इट इज़ जस्ट दैट कि आपका आधा दिन जो है वो एक्स्ट्रा ऑफ कर दिया गया है। तो इससे दुबई कह रहा है, यूएई सॉरी कह रहा है कि अल्टीमेटली जो है हमें इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं और जो बिजनेस शेड्यूल है उसके साथ अलाइन करने में ईजी रहेगा। ठीक है। तो जुम्मे के नमाज के बाद छुट्टी हो जाया करेगी और आप मंडे को वर्क जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट। तो अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे आपको पता है कि नए लेबर लॉज आ रहे हैं। ठीक है। पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट होने बाकी हैं। तो इंडिया में लेबर लॉज क्या कहते हैं? इंडिया में गवर्नमेंट ने 48 आवर्स पर वीक का जो वर्क है वो डिफाइन किया हुआ है कि इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। सो दैट मीन्स अगर मैं 8 घंटे रोज़ काम करूँ तो मेरे 6 दिन निकल के आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं 9 घंटे रोज़ काम करूँ, 9.5 घंटे, तो मेरे 5 डेज निकल के आ रहे हैं। तो इंडिया में नॉर्म्स कहती हैं कि 48 आवर्स मैक्सिमम आप जा सकते हो। बाकी कंट्रीज में नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो कम होते हैं। इट इज़ यूजुअली अराउंड 40 to 42। ठीक है। इसलिए इंडियंस जो हैं उनको पूरा वर्ल्ड मेहनती मानता है। क्लियर? चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है। तो पार्लियामेंट में सेशन के टाइम जो एमओएस फाइनेंस है, अब एमओएस फाइनेंस कौन है? एमओएस फाइनेंस यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, मिस्टर पंकज चौधरी। ठीक है। एमओएस स्टैंड्स फॉर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस है, उन्होंने यहाँ पे बताया कि इंडिया में जो 2000 नोट सर्कुलेशन में थे वो काफ़ी हद तक उनकी जो संख्या है वो कम हो गई है। कितनी कम हो गई है? मार्च 2018 में टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में थी उसका 37.2% जो है वो 2000 रुपीज़ के नोट होते थे। ठीक है। इट वॉज अ 2000 रुपीज़ करेंसी नोट। आज के टाइम में ये सिर्फ 15% रह गए, यानी आधे से भी कम, आधे से भी कम। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 18-19 के बाद, 2018 से 2000 और 2019, ये जो साइकिल था, इसके बाद से कोई भी 2000 का नोट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स जो हैं वो बंद कर दिए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने कैसे बंद किया है? तो देखिए, जब भी करेंसी प्रिंट होनी होती है ना, तो उसमें जो है डिसाइड कौन करता है कि कब कौन सी करेंसी प्रिंट होएगी? तो एक तो एक्ट है इंडिया का, एक पार्लियामेंट एक्ट है जिसमें डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी करेंसी हो सकती है। तो उसमें आरबीआई को परमिशन है कि वो ₹5000 तक के नोट्स जो हैं वो प्रिंट कर सकती है। ठीक है। किए नहीं गए हैं बात अलग है, कर सकती है। अगर उससे भी ऊपर की डिनोमिनेशन का नोट प्रिंट करना है, ठीक है, तो पार्लियामेंट से एक्ट पास करवानी पड़ेगी और अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। बट फिलहाल के लिए अपर लिमिट इज़ 5000।
ऑलराइट, अपर लिमिट इज 5000। तो प्रिंट आरबीआई करती है, ठीक है, इसीलिए उस पर आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं, लेकिन डिसाइड कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्लस आरबीआई, दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि कब कितनी करेंसी जो है वो प्रिंट करनी है, क्योंकि कंसल्टेशन होती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि पब्लिक में जो ट्रांजैक्शनल डिमांड है उस ट्रांजैक्शनल डिमांड को माइंड में रखते हुए कितनी करेंसी जो है और कौन सी डिनोमिनेशन की करेंसी जो है वो मार्केट में फ्लोट करवा के रखनी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी डिजायर्ड डिनोमिनेशन होगी मार्केट में वो अवेलेबल रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2018 और 2019 के बाद जो है कोई भी 2000 का नोट प्रिंट नहीं किया गया। उसके बाद आपको यह भी पता है कि रोज़ की डेली डीलिंग्स में जो 2000 के नोट थे वो फटते भी हैं, ठीक है, कुछ ख़राब भी हो जाते हैं, तो वो भी आउट ऑफ सर्कुलेशन चले जाते हैं। तो वहाँ से जो है ये धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि गवर्नमेंट और आरबीआई मिलकर डिसाइड करती है, तो डिसाइड कैसे करती है? अब देखो, जब भी डिसाइड करना होता है तो मैंने आपको अभी बताया कि ट्रांजैक्शनल डिमांड देखते हैं। तो ट्रांजैक्शनल डिमांड मतलब उसमें सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, कि अगर ग्रोथ अच्छी हो रही है तो ऑब्वियसली जो जीवीए है और जो जीडीपी है वो दोनों बढ़ रही है, तो अकॉर्डिंगली आपको ना चाहते हुए भी करेंसी प्रिंट करनी पड़ेगी, बिकॉज मार्केट में ट्रांजैक्शनल डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और दोनों प्रोपोर्शन में नहीं ना ही बढ़े, ठीक है। देखिए आज के टाइम में जैसे बहुत सारे लोग वो बोलते हैं कि 2016 में जी डिमोनेटाइजेशन हुई, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, आज के टाइम में करेंसी और भी ज़्यादा फ्लो में है, उससे ज़्यादा फ्लो में है। उस टाइम पे 16 लाख करोड़ थी, आज 18 से 20 लाख करोड़ की जो करेंसी है वो मार्केट में फ्लोट कर रही है। तो मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ कि आप इसे एब्सोल्यूट नंबर्स में ना देखिए, आप इसे विद कंटेक्स्ट टू या विद रेफरेंस टू जीडीपी देखिए। तो आपकी जीडीपी 2016 में कितनी थी? आपकी जीडीपी 2016 में 2.5 ट्रिलियन से कम थी। आज आपकी जीडीपी 3 ट्रिलियन के आसपास होने वाली है। तो उसकी और फिर करेंसी जो मार्केट में कैश अवेलेबल है, टोटल कैश अवेलेबल है, इन दोनों की रेशो देखिए। तो अगर आप रेशो निकालेंगे 2016 से पहले की और 2016 के बाद की, तो 2016 के बाद की रेशो काफ़ी कम हो गई है, ठीक है, जो रेशो है वो बहुत ही कम हो गई है। तो इससे हमें पता लगता है कि ओवरऑल कैश जो है वो कम हो गया है, कैश की यूजेज कम हो गई है। मोर ओवर आपकी डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, अब एक महीने में 4 से 5 बिलियन डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, और उनकी अगर वैल्यू निकाल के देखे जाए तो वो पता नहीं कितने लाख करोड़ आती है। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो वन ऑफ द फैक्टर्स रहता है फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स क्या चल रहे हैं मार्केट में, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट, तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स जो है उनको भी माइंड में रखा जाता है। उसके अलावा अभी रिसेंट के टाइम में जैसे पिछले साल वुहान वायरस आया तो कोविड 19 आई, ठीक है, वुहान वायरस की वजह से, तो कोविड 19 की वजह से जो है पब्लिक में करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो गई, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन था, तो एवरीबडी वाज यू नो प्रेफरिंग कि आप थोड़ा सा निकाल के रख लो, राइट। उसके बाद फिर आपकी कंट्री में डिमांड थोड़ी कम हो गई थी, तो इस वजह से जो है आप थोड़ी ज़्यादा करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है मार्केट में और रिलीज़ करनी पड़ती है, ऑलराइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो प्रिंट आरबीआई करती है इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई के गवर्नर के साइन होते हैं। यहाँ पे ये भी लगे हाथ बता दूँ, वही बहुत पुराना सा फैक्ट कि जो ₹1 का जो नोट होता है, करेंसी नोट, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री वो करती है, प्रिंट करती है। कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसीलिए उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यहाँ पे थोड़े दिन पहले एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ, जिसमें नागालैंड में जो आर्मी की एक पैराट्रूपर रेजिमेंट है
उन्होंने एक एम्बुश लगाया आफ्टर हैविंग इंटेलिजेंस। तो उन्हें इंटेलिजेंस मिली कि ऐसे ऐसे करके कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके जो टेररिस्ट हैं वो इस रूट से ऐसे मूव करेंगे। तो आर्मी ने उनके लिए एम्बुश लगाया। एम्बुश लगा के फिर वहाँ से जब एक गाड़ी निकली तो उस गाड़ी पे उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुकी तो आर्मी ने फिर उसके ऊपर फायर कर दिया। तो फायर करने के बाद जब फायरिंग बंद हुई तो उसके बाद पता लगा कि उसमें टेररिस्ट नहीं बल्कि वहाँ के लोकल सिविलियंस थे, जिन जो टोटल 8 थे, 8 में से 6 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्यों किया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शायद एक मिस इन्फॉर्मेशन या मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है। तो ऑल्दो होम मिनिस्टर से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक सबने इस जो है इंसिडेंट्स को कंडेम किया है। ठीक है। एंड मोर ओवर होम मिनिस्टर ने अनाउंस भी कर दिया है कि हम इसके लिए एक स्पेशल एसआईटी बनाई गई है। उस एसआईटी को जो है यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वो बनाई गई है और इस एसआईटी को 1 महीने का टाइम दिया गया है। वो अपना इन्वेस्टिगेशन करके पूरी रिपोर्ट जो है 1 महीने में सबमिट कर देगी। इसके अलावा लोकल नागालैंड की जो पुलिस है उन्होंने भी एफआईआर फाइल कर दी है। वो भी अपनी जो है इंफॉर्मेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बेसिस पे सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट फाइल करेंगे। तो ऐसे में ये हुआ क्यों। तो यहाँ पे बात उठी आफ्सपा की। सो व्हाट इज आफ्सपा? AFSPA is Armed Forces Special Powers Act. That's AFSPA 1958 में इसे पास किया गया था। विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी ही पास किया गया था। ठीक है। तो इस एक्ट के अंडर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी जो आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, इनको ये पावर मिल जाती है, स्पेशल पावर मिल जाती है कि ये बिना किसी वारंट के सर्च एंड अरेस्ट कर सकते हैं अगर इनको किसी पे शक है। ठीक है। माइल्ड यूज ऑफ वायलेंस, इफ नेसेसरी, ये कर सकते हैं। ठीक है। तो इनको जो है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नॉर्मल एरियाज़ में क्या होता है, अगर आपको किसी एरिया की तलाशी लेनी है, किसी को अरेस्ट करना है तो आपको वारंट्स चाहिए और वारंट्स भी जो है वो अकॉर्डिंगली अथॉरिटी इशू करती है, या तो कोई जज साहब करेंगे या डीएम साहब करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जहाँ आफ्सपा लगी होती है जिन एरियाज़ में, वहाँ पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी होगी, नेवी होगी या एयरफोर्स होगी, उनको ऐसा कोई वारंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। दे कैन डू इट। बट ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जहाँ पे इंसर्जेंसी होती है जैसे JNK वगैरह वाले एरियाज थे, वहाँ पे भी आफ्सपा लगी हुई है। ठीक है। देन यू गॉट नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे भी इंसर्जेंसी काफ़ी हाई रहती है। आजकल इनफैक्ट ऑफ लेट बहुत तेज़ हो गई है बिकॉज चाइना ने जो है, जब से ये चाइना के साथ 2020 में टेंशन्स हुई हैं, चाइना ने दोबारा जो है इंसर्जेंसी को रिवाइव करवाना और उन्हें एक पुश देना शुरू कर दिया है। ऑलराइट। तो इसीलिए ये आफ्सपा लगाई गई थी। तो इस आफ्सपा में फिर पावर्स मिल जाती हैं। ठीक है। इनको ये फायर भी कर सकते हैं, मतलब फायर कर सकते हैं, बट पहले वार्निंग मस्ट है, विद प्रायर वार्निंग। ऐसा नहीं है कि सीधी गोली चला दी, वार्निंग मस्ट है। तो पहले वार्निंग करनी है, फिर हवा में फायर करना है। उसके बाद भी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप उस पर फायर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये भी बता दूं कि अगर आर्मी किसी को अरेस्ट करती है या किसी जगह पे इसको सर्च करती है और उन्हें कोई चीज़ मिलती है विच इज़ ऑब्जेक्शनेबल या इलीगल, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने इसमें कस्टडी में ले लेगी। ये एक्ट क्लियरली कहती है कि अगर वो किसी को अरेस्ट करती है इट मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। ठीक है। इट मस्ट बी हैंडेड ओवर, ही शी मस्ट बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। ठीक है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारा काम करेगी, और जो भी आर्मी ने ऑपरेशंस चलाने हैं वो विद कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही चलेंगे। और आर्मी, नेवी या एयरफोर्स अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ठीक है। ये क्लियर कट बात जो है आफ्सपा में मेंशन की गई है। तो यहाँ पे
आफ्सपा लगती कैसे है, ठीक है। तो आफ्सपा लगाई कैसे जाती है, तो आफ्सपा जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करना जरूरी है, लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव द पावर टू demarcate any area as disturbed area, डिस्टर्ब्ड एरिया, किसी भी एरिया को वो डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकती है। उस डिस्टर्ब्ड एरिया में जो है फिर आफ्सपा नोटिफाई कर दी जाती है, लेकिन वो डिस्टर्ब एरिया एक डिक्लेयर करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना मस्ट है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ने अगर अगेंस्ट ओपिनियन दे दिया है तो गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, लगा फिर भी सकती है, लेकिन एक मस्ट है। तो आपस में एक फेडरलिज्म और एक लोगों की भलाई के लिए कोऑपरेशन जो है वो मस्ट रखते हैं कि हाँ ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो नहीं। तो यहाँ पे फिर ये न्यूज़ बनती है कि नागालैंड जो है वो कह रही है, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हम गवर्नमेंट को लिखेंगे, रिटर्न में भेजेंगे एक अपील कि आप जो है आफ्सपा यहाँ से रिपील कर दो। तो आफ्सपा कहाँ कहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो आफ्सपा जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, खासकर इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सम पार्ट्स ऑफ मेघालय, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। मणिपुर की एक बड़ी फेमस लेडी हैं जिनका नाम है इरोम शर्मिला, तो आपने शायद इनका नाम सुना होगा। इन्होंने 16 साल तक, यस, फॉर 16 years शी सैट ऑन अ हंगर स्ट्राइक बिकॉज शी वांटेड कि मणिपुर से, पूरे के पूरे मणिपुर से जो है आफ्सपा हटा दी जाए। लेकिन फिर हटाते क्यों नहीं हैं, वाई? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि म्यांमार के साथ जो हमारा, देखिए नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है ना, उसका जो, अगर मैं आपको एक आउटलाइन बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह से एक आउटलाइन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेट है ऊपर, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ऐसे है, यहाँ ये वाला है नागालैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका मणिपुर, और फिर ये जो पूरा सबसे नीचे वाला है, दिस इज मिजोरम, और यहाँ पे आपका आ जाता है त्रिपुरा, और ये सारा जो है बीच वाला, दिस इज असम। अब ये जो एरियाज हैं यहाँ पे है चाइना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये पूरा एरिया जो इतना रहता है, यहाँ पे है म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे है बांग्लादेश। तो अब बांग्लादेश और म्यांमार से जो है, एक तो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, दूसरी बात देखिए चाइना वाला रीजन तो चलो हम मान लेते हैं कि इट इज़ लाइक कि इट इज़ अ हार्ड बॉर्डर, हम मान के चलते हैं जस्ट फॉर, लेकिन जो ये नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वाला बॉर्डर है, ये बहुत ज़्यादा पोरस है। पोरस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं वो बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। तो उनकी डिमांड थी कि आपने बीच में लकीर नहीं खींचनी है, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी इस साइड है, उनकी रिश्तेदारी हमारी साइड है। तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट इन म्यांमार एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट इन इंडिया, दीज पीपल कैन ट्रेवल विदाउट एनी ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बीच में फेंसिंग भी नहीं है। ऑल्दो जो असम राइफल्स हैं, और असम राइफल्स इन कोलैबोरेशन विद आर्मी, असम राइफल्स इन कोलैबोरेशन विद आर्मी जो है इस एरिया को, इस बॉर्डर को पेट्रोल करती है। बट फिर भी क्योंकि यहाँ पे जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं, यू गॉट ट्रॉपिकल, सॉरी योर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मिलते हैं, तो उस वजह से यहाँ पे पेट्रोलिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मोर ओवर पोरस बॉर्डर है, तो उसी वजह से इंसर्जेंसी जो है वो काफ़ी रहती है। तो ये एरिया सब के सब जो है वो डिस्टर्ब्ड एरियाज में आते हैं। आज भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है आपको सेफ्टी देखने को नहीं मिलती है। आफ्टर लाइक 6 इन द इवनिंग, आफ्टर 6 PM, तो रेयर ही जो है आपको कोई बाहर घूमता दिखाई देगा।
बिकॉज द एरिया इज स्टिल नॉट सो सेफ। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ही ख़राब है, नहीं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज। स्पेशली अगर आप में से कोई मिज़ोरम गया है, नहीं गया है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, प्लीज़ जाके आइए। कश्मीर भूल जाएंगे आप, ठीक है। यस एग्जैक्टली, दीज आर माई वर्ड्स, कश्मीर भूल जाएंगे आप, ठीक है। मणिपुर इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस। नागालैंड की में एक जोकू वैली है, उस जोकू वैली को अगर आप कभी एक्सप्लोर कर सकते हैं तो प्लीज़ 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 डू इट, you will not regret it. So it is one of the most beautiful parts of India. The people are also very nice, ठीक है। The people are also very nice, very sensible and highly educated, आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। The problem is कि एक तो lack of connectivity, ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी, रोड्स रेलवेज की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है। अब जाके कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, बट काफ़ी साल तक ये एरिया रहा था, आप कह लीजिए इग्नोर्ड। उस वजह से यहाँ पे एक जो है ना, एक सेंस आ गई है कि वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट केयर फॉर अस, तो उसी वजह से यहाँ पे इतनी सारी जो है इंसर्जेंसी देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है, देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्राइब्स दैट यू कैन सी इन दीज। मतलब नागालैंड में ही आपको 20 ट्राइब्स देखने को मिल जाते हैं, ऑल ऑफ देम आर नागास, बट दे ऑल द ट्राइब्स हैव सम डिफरेंस फ्रॉम दी अदर। मणिपुर में आपको बहुत सारे ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, मिजोरम में, त्रिपुरा में, आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में। सो यू गॉट सो मेनी ट्राइब्स एंड सो मेनी लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल। तो यहाँ पे इस वजह से जो है आपस में थोड़े बहुत इश्यूज भी इनके होते रहते हैं। जैसे पुराने टाइम में तो कोई रोड्स वगैरह की कनेक्टिविटी होती नहीं थी, तो लेट्स से देयर इज़ अ माउंटेन, तो माउंटेन के एक साइड पे जो ट्राइब बसा उसका अलग कल्चर डेवलप हो गया, और माउंटेन के दूसरी साइड पे जो ट्राइब बचा उसका अलग कल्चर हो गया। तो बाद में जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए तो फूड और स्पेस के लिए लड़ाई हुई, तो वहाँ पे थोड़ी जो है ना आपस में इनके इश्यूज होने शुरू हो गए। बट ऐसा नहीं है कि सबके ही हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी नागा ट्राइब्स हैं वो आपस में बहुत अच्छे से और प्यार से रहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं नागा हो। तो ये नागा हो बेसिकली क्या है, ये एक काउंसिल है जिसमें सारे के सारे नागा ट्राइब्स आते हैं, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अ काउंसिल जिसमें सारे के सारे नागा जो हैं ट्राइब्स की मतलब कंबाइन एक एसोसिएशन टाइप्स है। तो यहाँ पे एक नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। तो कोहिमा से थोड़ा दूर 10-12 किलोमीटर दूर एक गांव है तिमासा। तिमासा में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जो वहाँ का स्टेट फेस्टिवल है, और ये काफ़ी अपने आप में बहुत फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। ये हर साल 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक चलता है, एवरी ईयर। सो इफ़ यू गेट अ चांस, प्लीज़ प्लीज़ डू विजिट। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है आपसे, ज़रूर जाके आइएगा। तो अभी भी जैसे आज 8 दिसंबर है, तो ऑल्दो ये जो अभी इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ है उसमें उसके कारण जो है नागा हो ने इस जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है उसको अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे 7 दिसंबर को ही कॉल ऑफ कर दिया था, ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का एक स्टेट फेस्टिवल है पक्के हॉर्नबिल, ठीक है, तो वो उनका अपना स्टेट फेस्टिवल है। तो अगेन एज आई सेड कि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से और एक लैक ऑफ फिजिकल कनेक्टिविटी होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, और इसी वजह से इस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये आफ्सपा जो है वो क्या कर दी गई है, एनैक्ट और कर दी गई है। और ये आफ्सपा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे नागालैंड की गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन, रिटर्न रिकमेंडेशन भेजेंगे कि अब आफ्सपा हटा दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत टाइम से ये डिमांड चल रही है कि आप जो है आफ्सपा को रिपील कर दीजिए, बिकॉज इसका जो है बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। लोग क्या करते हैं कि आप पर्सनल स्कोर सेटर करने के लिए आर्मी को या आर्मी की दूसरी जो रेजिमेंट्स होते हैं जैसे असम राइफल्स है उनको जो है उनके इन्फॉर्मर्स को ये बता देते हैं कि उस पर्टिकुलर घर में टेररिस्ट जो हैं वो छिपे हुए हैं, तो फिर आर्मी आके उन पे जो है ऑपरेशंस करती है। तो उसमें जो कोलैटरल डैमेज होता है उस वजह से इंसर्जेंसी को रिक्रूट करने, इंसर्जेंट्स को और एंटी इंडिया फोर्सेस को वहाँ से रिक्रूट करने के लिए और जो है ज़्यादा
चांस मिल जाता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली होते तो इनोसेंट हैं, लेकिन किसी उनके उनके अपने ने ही एक पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए उनको टेररिस्ट बता दिया और एक गलत इन्फॉर्मेशन पास कर दी। तो आर्मी को जब जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी या किसी भी फोर्स को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो तो उस पर एक्ट करेंगे ही करेंगे। अदरवाइज इंडियन आर्मी इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट, एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, अगर आप में से कोई आर्मी ब्रैट है या आर्मी का ex former soldier है or somebody is a cadet who's watching this video, first of all thank you, you're giving your precious time। तो you must be knowing कि आर्मी का कोड ऑफ कंडक्ट कितना स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग से लेके आपकी जॉब के लास्ट दिन तक हर बार एक ही बात रोज रिपीट की जाती है कि कोड ऑफ कंडक्ट कभी भी ब्रीच नहीं होना चाहिए। उस कोड ऑफ कंडक्ट को जो है बहुत ही ज़्यादा पायस माना जाता है, इट इज़ सैक्रोसेंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई आई से, तो अभी मैं नहीं कहूँगा कि गलतियां नहीं हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी, लेकिन अगेन द पीपल हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज मिस्टेक्स हैव बीन टेकन टू टास्क। ठीक है, ऐसा हम अमेरिका नहीं है कि हम सिविलियंस को शूट डाउन कर देंगे और उसके बाद उस बात को दबा देंगे। वी आर नॉट अमेरिका, राइट, कि अफगानिस्तान में जितने मर्जी सिविलियंस के ऊपर ड्रोन बॉम्बिंग्स कर दो, वहाँ पे जितने मर्जी लोग मर जाएं, हम बस उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे और फाइल बंद कर देंगे और चुपचाप हश हश तरीके से सब कुछ दबा देंगे। ठीक है, तो रिसेंटली एक एग्जांपल तो रिसेंटली आपने देखी होगी, अफगानिस्तान में एक फैमिली के ऊपर जो है ड्रोन बॉम्बिंग कर दी थी। जब अब काबुल एयरपोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो उसके बाद एक फैमिली के ऊपर उन्होंने ड्रोन से मिसाइल मार दी और बाद में पता लगा कि उस फैमिली में 2 बच्चे और थोड़े से एडल्ट्स बैठे थे और सबके सब जो है 7 लोग उसमें मर गए थे। तो अमेरिका ने वो बात दबा दी, लेकिन बाद में फिर जो है आज के टाइम में तो कोई बात दबती नहीं है, तो मीडिया ने वो बात कहीं ना कहीं से इंटरनल फाइल्स निकाल के सारा एक्सपोज कर दिया। सो वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ, हमारे यहाँ जिस दिन हुआ है उसी दिन न्यूज़ में आ गया है, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट फौज ने भी एक्सेप्ट किया है, फौज ने रिग्रेट जताया है, गलती मानी है और ये भी कहा है कि हम पर्सनली भी इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आप देख लीजिए कि एक इंसिडेंट को 3 तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एक तो जो बॉडी है आर्मी वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, आर्मी विल इन्वेस्टिगेट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इन्वेस्टिगेट, द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड इज ऑल्सो इन्वेस्टिगेटिंग। सो ये जो चीज़ है, ये जो इंटेग्रिटी है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ही देखने को मिलती है। We are not in US, we are not Pakistan, we are not China, we are not any other European nation who will hush it up. हमारे यहाँ गलती हुई है, we will man up to it. As I said, the code of conduct is most sacrosanct और उसमें सबसे important चीज़ होती है, if you have made a mistake, man up to it, admit your mistake and take punishment for that. ठीक है, चलिए let's move on. तो आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो भी फौज से रिलेटेड ही है एंड फॉर्चुनेटली इट्स अ गुड न्यूज़। तो DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है फाइनली सक्सेसफुली टेस्ट कर ली है, इनफैक्ट फाइनली नहीं, एक्चुअली दूसरी बार कर रहे हैं, नेवल मिसाइल टेस्ट की है। अब ये मिसाइल खास क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, वर्टिकली लॉन्च्ड कौन सी होती है, मतलब वो एक वर्टिकल सेटअप में रखी जाती है और उसको वर्टिकली, जैसे रॉकेट को वर्टिकली लॉन्च किया जाता है वैसे वैसे। अदरवाइज यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्लेन फ्लाई कर रहा होता है तो उसमें से मिसाइल जो है वो हॉरिजॉन्टली फायर की जाती है, या रॉकेट लॉन्चर में से भी हॉरिजॉन्टली फायर की जाती है। तो कोई भी मिसाइल, तो आप कहेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है सर, जब कर रहे हैं तो उसको मुंह बस ऊपर कर दो तो वर्टिकली लॉन्च हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत उनका गाइडेंस सिस्टम होता है जो अकॉर्डिंगली चलता है। तो वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो फाइनली टेस्ट कर सक्सेसफुल टेस्ट हो गया है। उसका सेकंड टेस्ट था, पहला टेस्ट जो है इस साल में अगेन फेब के अराउंड किया गया था, इसका पहला टेस्ट। ठीक है, और ये टेस्ट हुआ कहाँ पे है? ये चंदीपुर में हुआ है, चंदीपुर के कोसे उधर, चंदीपुर कहाँ? ओडिशा। ठीक है, तो जगह का नाम है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, तो वहाँ पे ये टेस्ट की गई है। अब इस मिसाइल को जो है इंडिया की नेवल शिप्स पे जो है, नेवल वॉरशिप्स पे डिप्लॉय किया जाएगा। तो इस मिसाइल की खासियत क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली खासियत वर्टिकली लॉन्च्ड है, दूसरी खासियत कैनिस्टर्ड है,
अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर ये कैनिस्टेड होती क्या है। तो कैनिस्टेड होती है कि बेसिकली एक कैनिस्टर बनाते हैं जिसके अंदर उस मिसाइल को बंद कर देते हैं, ठीक है, उस मिसाइल को बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अंदर का जो एयर होती है, टेम्परेचर होता है, वो एक मॉइस्चर होता है, वो एक पर्टिकुलर तरीके से मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो इससे जो मिसाइल की शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी लॉन्च करना होता है तो ये कैनिस्टर ओपन हो जाता है, ठीक है, और मिसाइल बीच में से निकल जाती है। तो जब तक ये क्लोज एनवायरनमेंट में रहती है, इसकी जो है आप कह सकते हैं शेल्फ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। अगर अगर ये ओपन रहेगी तो इस पर मॉइस्चर का, सनलाइट का, एयर का, सब चीज़ों का जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट आता रहेगा, जिसकी वजह से इसकी प्रिसीजन जो है ओवर द टाइम कम हो जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो फाइनली यहाँ पे डीआरडीओ ने ये मिसाइल टेस्ट कर लिया है। इसका नाम नहीं रखा गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। डीआरडीओ के बारे में मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ जो है वो इंडिया की प्रीमियर डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वन ऑफ द डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपको पता ही है 4 डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डीआरडीओ, और चौथा जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है। उन्हीं में से एक है। तो इसके जो हेड हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, वेरी एमिनेंट साइंटिस्ट, ठीक है। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर्स है, मेटकाल्फ हाउस, मेटकाल्फ हाउस में इसका हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेगा। तो एनीवेज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि यू शुड नो हु डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इज़, वर्टिकली लॉन्च्ड। इसके अलावा इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल्स हैं और क्या सेटअप है, हमारे क्या सिस्टम्स हैं नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए। सो वी हैव अगेन मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, जो कि आपको हमारी CDS और एफकेट वाली या डिफेंस एग्ज़ाम वाली जो वीडियो सीरीज़ है या प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। और उस वीडियोज़ का जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा, ठीक है। 3 पार्ट्स में ये वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं अच्छे से टू गेट मोर इंसाइट इनटू ऑल दीज वेपन सिस्टम्स कि मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, कौन कौन सी है, इंडिया के पास कौन सी है। सो आई हैव गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन इन दोज वीडियोज़। सो इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एफकैट, CDS, NDA, या फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और आपका SSB है, देन ऑल्सो आई सजेस्ट यू मस्ट गो एंड वॉच इट। आपको बेसिक एक नॉलेज मिल जाएगी विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर SSB इंटरव्यूज, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो ये न्यूज़ पेपर डिस्कशन था इसमें से भी कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आया होगा। सो जो भी आपके डाउट्स होंगे एज़ यूजुअल हमारा जो स्टैंडर्ड SOP है आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। इसके अलावा कोई सजेशन है, अगेन यू कैन टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, या कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पे, अगेन कमेंट सेक्शन पे टाइप कीजिएगा। इफ़ यू लाइक, इफ़ यू हैव लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस देन डू प्रेस द लाइक बटन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर डिस्कशन वाली वीडियोज़ हैं ये ऑलमोस्ट हर रोज़ आती हैं, ठीक है। तो उसके अलावा आपको कोई और हेल्प चाहिए तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी जो इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे सारे करंट अफेयर्स और सारे नोट्स जो हैं हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं। यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप, यू कैन गो इनटू द स्टडी सेक्शन, ठीक है। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, मिसलेनियस नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, तो मिल जाएगा, ठीक है। So till then, keep studying, keep working hard. Best of luck. Jai Hind, Jai Bharat.